कर रहे हैं जेआईसी मेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा ऑप्शनल है। उसमें हम कैसे 300 नंबर का जो पेपर है उसमें हम 250 के अप्रोक्स या 220 प्लस स्कोर कैसे करें। तो आए हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये आपका 25 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इसे थोड़ा छोटा कर थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे, जितना हम पूरा लिखाने वाले हैं कंप्लीट लिखेंगे। यही क्वेश्चन अगर आपका 15 नंबर में आ जाए तो इसको कैसे कम में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में भी आ सकता है। यानी एक क्वेश्चन पढ़ने से आपके 3 क्वेश्चंस के बेनिफिट होने वाले हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज और विजिबिलिटी सब कुछ क्लियर है। फिर हम इस क्वेश्चन को बाकायदा डिस्कस करने वाले हैं हर एक फैक्टर से, हर एक लिहाज से। और ये क्वेश्चन केवल जीआईसी के लिए नहीं, जीडीसी के लिए या केमिस्ट्री का कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नाते मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे और इससे पूरी चर्चा सुनेंगे। आप लोग जो भी आपको इसमें डाउट आएगा वो मुझसे पूछते रहेंगे ड्यूरिंग द सेशन। एक बार बता दीजिए भाई सभी लोग। यस, आज के बाद इस क्वेश्चन का डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों को, ठीक है। अब मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं बच्चों, और मैंने एक पूरी पीडीएफ बना ली है। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आपको 2 दिन पहले दूंगा मैं, उसे बस आपको केवल पढ़ के जाना है। अभी मॉडल आंसर रहेगा, है ना। एग्जाम जहां आपका सेंटर है वहां पर आप उसको लेके जाएंगे और पूरा लिखा लिखाया मिलेगा। आपका नोट्स अपने साथ रहेगा और लगभग 25-30 पेज जो रहेगा उसको आपको रिवाइज करना। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 25 नंबर वाले भी, 15 नंबर वाले भी और 10 नंबर वाले भी, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा। अभी तो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज सारी एनालिसिस। फिजिकल लगभग हमने कर लिया है, ऑर्गेनिक पे हम चल रहे हैं। इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क के माध्यम से आपको मिल ही रहे हैं, आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, हिंदी में भी अच्छा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। दोनों को मैंने इसमें कंबाइन किया है। Compare the basicity order of primary, secondary and tertiary amines in gaseous and aqueous phase, giving suitable region. Also explain why aniline is less basic than ammonia and how electron donating, electron withdrawing substituents affect the basicity of substituted anilines. है ना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक परफेक्ट एक मॉडल क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है। और इस क्वेश्चन से पेपर ना बने, किसी पेपर में क्वेश्चन ना आए, चाहे इसका थोड़ा सा हिस्सा क्यों ना आए, क्लियर है। तो अब हमें इसी मॉडल पे काम करना है कि हर चैप्टर से उन क्वेश्चन को उठाना है जहां से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछे। तो चलिए स्टार्ट कर। दोस्तों मैं सबसे पहले अमीन्स के बारे में बात करता हूं। तो अगर मैं, क्योंकि मॉडल आंसर में आपको केवल उतनी बातें लिखनी है जो आपसे पूछी गई हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सारी बातें आपको बताऊंगा। ओके, हमने कहा था कि जो अमोनिया होते हैं, क्या अमोनिया, दैट इज ये नाइट्रोजन हमारा अमोनिया है, NH3, विजिबिलिटी है ना। इस अमोनिया को अगर हम इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने लग जाएं, क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पहले हम अमोनिया पे ही फोकस करते हैं दोस्तों। ये जो अमोनिया है ना, इसका ये लोन पेयर क्या होता है, अवेलेबल होता है फॉर डोनेटिंग। यानी किसी प्रोटॉन्स के लिए ये लोन पेयर क्या है, इसका अवेलेबल है। ऐसा कोई भी स्पीसीज, ऐसा कोई भी ग्रुप जो अपना प्रोटॉन, किसी अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी प्रोटॉन को दे दे, तो हम उसको लुईस के टर्म में क्या कहा करते थे, बेस कहा करते थे, ठीक है। अमोनिया एक बहुत ही परफेक्ट लुईस बेस है। अब ध्यान से देखिए इस अमोनिया के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं दोस्तों। अगर इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं, बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, या आप ऐसे कह दीजिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, बस ओनली 1 हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था जब एक हाइड्रोजन इसका जाएगा और साथ में एक अल्काइल ग्रुप या एक अराइल ग्रुप लेके आएंगे, तो बनेगा क्या, RNH2। चूंकि एक ही गया है ना यहाँ से, नाते इसका नाम है क्या, 1 डिग्री अमीन्स। जब दोबारा से आप इसमें से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देंगे, राइट, एक हाइड्रोजन आप इसमें से और रिप्लेस कर देंगे, एक अल्काइल ग्रुप और लेके आएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अमीन्स। तो अब इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन बचेगा, राइट। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें एक और हाइड्रोजन इसमें जो बचा हुआ है ये भी चला जाए, यानी माइनस हो जाए हमारा ये वाला हाइड्रोजन भी, राइट, और एक अल्काइल ग्रुप और आ जाए, तो इसका नाम क्या होता है, ये टर्सरी अल्काइल आपके पास अमीन बन जाएगा, टर्सरी अमीन, राइट। तो एक तो इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो दैट इज द 1 डिग्री,
दैट इज द 2 डिग्री और दैट इज द 3 डिग्री। और ये क्या है हमारा अमोनिया है। हमें इनके बारे में बात करनी है, इनकी बेसिसिटी को हमें समझाना है अपने एग्जामिनर के सामने। ऐसे समझाना है कि वो हमें खुश होकर के 15 में 14, 25 में 23 या 10 में 9 नंबर दे दे। और साथ ही साथ इससे अगर किसी फ्यूचर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो वो भी सही हो जाए। दोस्तों, आपकी नजरों में बेसिसिटी है क्या? पहले अगर आप उसे समझ लेंगे ना तो आपकी कहानी, आपका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि बेसिसिटी है क्या एक्चुअली में, या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? अगर बेसिक स्ट्रेंथ को आपको समझना है दोस्तों, तो ये प्रोपोर्शनल होता है केबी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/p के बी के, अगर हम इसको मैथमेटिकल समझें। साथ ही साथ ये बताता है ईज ऑफ, कितनी आसानी से कोई चीज, ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसे कह सकते हैं दोस्तों ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। H+ को कितनी आसानी से ले रहा है। ठीक बात है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो कितनी आसानी से कोई अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी को देगा या कितनी आसानी से प्रोटॉन को ले लेगा, ये बात क्या बताएगी? उसके बेसिक स्ट्रेंथ को बताएगी। अगर मैं इसको पैरामीटर के हिसाब से बताऊं तो केबी अगर किसी का ज्यादा है, यानी उसका पीके भी कम है, तो भी उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? हाई होगा। इसके साथ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इतनी बातें, ठीक बात है। इसके जस्ट बाद ब्लॉक रेडी हो जाएगा। बोरान फैमिली है नहीं बच्चों, केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में आपका हाइड्रोजन, 3 ही फैमिली आपके सिलेबस में है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। उनके कंपाउंड हमने उनके जो क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं तो आपको मिल जाएंगे। अभी आप पूरा फोकस ऑर्गेनिक पे करिए, मेरी बात मानिए। मैंने कल क्वेश्चंस सारे लास्ट ईयर के डिस्कस करे, मतलब एनालिसिस किए हैं। तो आपके पेपर में ना 7 क्वेश्चंस आए हैं। किसके? ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिजिकल के 6.5 मान सकते हैं, वैसे 7 मान लीजिए, 6.5 मान सकते हैं आप, या 7 मान लीजिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन। और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक से। ये ऑर्गेनिक का ये आपका फिजिकल है, तो फिजिकल ऑर्गेनिक को सेम वेटेज दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन कम है इनऑर्गेनिक में, लेकिन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जनरली सुने हुए आए हैं और आसान आए हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपका मैकेनिज्म पोर्शन क्लियर हो जाएगा ना, तो ऑर्गेनिक आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में। इसके जो इंटर कन्वर्जेंस है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेम रिएक्शन के साथ ही साथ। चलो, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। अब मैं केबी और पीकेबी के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं बच्चों, और इसको जरूर लिखिएगा बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में कोई चीज पूछी जाती है तो इसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें। मान लीजिए कि मेरे पास कोई अल्काइल अमीन है, या अमोनिया भी हो सकता है, राइट? अमोनिया भी ले लीजिए आप। अमोनिया से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है ना अमोनिया के साथ ही हम लोग करते हैं आराम से। तो देखो भैया, ये जो अमोनिया है ना, दैट इज ये अमोनिया। जैसे ही इसको क्या मिलता है? वाटर दिखता है। क्या दिखता है? वाटर दिखता है। तो मुझे पता है कि वाटर में पोलरिटी होने की वजह से ये लोन पेयर इस पर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर इसको अपना H+ दे देगा, और जब देगा तो ये कंपेटिबली बेस हो गया। ये क्या हो गया? आपका एसिड। तो देखो क्या बना, एक ऐसा कंपाउंड बना जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक तरीके से नकली कंपाउंड हो गया NH4OH। इसे जैसे हीट करोगे अमोनिया और पानी अलग अलग हो जाएंगे। एक्चुअली मैं एक तरीके से कंपाउंड न करके मिक्सचर ही कह दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब अगर मैं इस पे क्या अप्लाई करूं, इसमें मैं अप्लाई करता हूं बच्चों क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या अप्लाई करेंगे? आप इसको लिखेंगे बच्चों, ये आपकी एग्जामिनर की डिमांड है। अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो अप्लाई, अगर लो में अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप देखते हैं कि सर क्योंकि ये वाटर एक्सेस में होता ही है ना, अमोनिया बन गया हमारा NH4OH। ये जो NH4OH बना है ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा किसमें? अमोनियम प्लस
OH माइनस के अंदर, ठीक है, और ये चीजें किस में रहेंगी, दैट इज इक्विलिब्रियम में रहेंगी आपस में, ऐसे कह सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो अमोनिया और वाटर है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है? राइट, ठीक बात है। वाटर चूंकि एक्सेस में होता है तो हम इसके कंसंट्रेशन को जनरली 1 मान लेते हैं, इसकी एक्टिविटी को 1 मान लेते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे के आएगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा NH4 प्लस, है ना, और इंटू OH माइनस आयन का एक्टिव मास है और डिवाइड बाई अमोनिया का एक्टिव मास, ठीक है। हमने वाटर को इधर कर दिया तो ये बन गया Kb, या वाटर को 1 मान लिया। इस Kb को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जितना ज्यादा Kb होगा, अगर Kb ज्यादा होगा तो OH ज्यादा होगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है ना, इफ Kb अगर ज्यादा होगा, ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ OH भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर OH ज्यादा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। OH को बनने के लिए, OH के ज्यादा बनने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इसका मतलब अच्छा बेस होगा। क्योंकि Kb की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 10 के पावर में आती है, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस नाते हम क्या करते हैं, इसी Kb का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। क्या, नेगेटिव लॉग। तो नेगेटिव लॉग जब भी किसी नंबर का लेते हैं आप, किसी भी क्वांटिटी का, किसी फंक्शन का, तो उसके सामने पावर आ जाता है PKb। तो इस रिलेशन से आपको पता है लॉगरिथम में कि अगर Kb ज्यादा होगा तो PKb क्या होगा, कम होगा। तो अगर मुझे 2 3 4 बेस कंपेयर करने के लिए आ जाए तो जिस बेस का PKb कम होगा वह बेस उतना ही बेटर माना जाएगा। अरे बोलो यस और नो। सेम उल्टा एसिड के लिए है, वहां पर pKa होगा। तो पहले इसको समझा दूं तो फिर बगल में मैं आपको एसिड का भी समझा दूंगा जो मॉडल आंसर बनेगा उसका। अरे बोलो भाई, क्लियर है यहां तक सबको? और कल जो जिन लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट दिया था, कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा है। ये मेरी फिर से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो राइटिंग करेंगे वो सेलेक्ट होंगे, जो केवल रीडिंग करेंगे वो इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होंगे, बाहर हो जाएंगे। राइटिंग करिए, भले आप 50% सिलेबस ही कर पा रहे हैं। 50% सिलेबस को लिखना ज्यादा बेटर है 100% सिलेबस को पढ़ने से, क्योंकि एग्जाम किसका है, लिखने का है। जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आप पढ़े तो रहेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, और जब लिखे रहेंगे तो आपको इतने क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे कि आप लिख पाए। इनाते प्लीज लिखिए आप। ओके चलो, अब दोस्तों यहां से ये बात प्रूफ होता है, यहां से क्या प्रूफ होता है, इफ Kb ज्यादा होगा तो PKb, देन PKb हमारा लो हो जाएगा। तो बेसिक स्तंभ के लिए कंक्लूजन क्या बना, यहाँ पे लिख देंगे हम, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको ना भी लिखना चाहें लेकिन बड़े क्वेश्चन में लिखिए जरूर। बेसिक स्तंभ प्रोपोर्शनल होगा किसके, Kb के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Pk 1/PKb के। और सेम चीज जब आप एसिड पढ़िए ना तो यहाँ पे PKa कर दीजिए, ठीक है, PKa कर दीजिए बच्चों। ओके चलो, अब आते हैं गैसियस फेज में, या हम सिंपल देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है। उस अमीन्स में एलिफैटिक भी आ सकते हैं, एरोमेटिक आ सकते हैं, सब कुछ। तो अब आप हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा, उसी में क्वेश्चन में अपने प्यारा सा हेडिंग जब डालिए तो आप या तो उसे बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं बॉक्स में डालते तो अंडरलाइन जरूर करिए। ये सब छोटी छोटी बातें ना बड़ा इंपैक्ट करती हैं। जैसे ऐसे जब हम लिखते हैं तो कहता हूँ हेडिंग, पहले ऐसे हेडिंग डाल के ही लिखा जाता था, बाद में यूपीएससी में टाइम कम था तो लोगों ने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट किया। हेडिंग का अपना, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसको मेन चीज मिल जाती है जो ढूंढना चाहता है। आप हेडिंग नहीं डालते तो पूरा उसको पढ़ना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, उसका मूड खराब होता है। हमें उसे खुश करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन,
क्योंकि अमीन चल ही रहा तो लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन आप लिखिएगा ऑफ अमीन्स, राइट। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं उन सारे फैक्टर्स की बात करूंगा बच्चों, ठीक है। और केवल आप ये फैक्टर्स भी लिख देंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट फैक्टर इज, जो पहला फैक्टर हम लोगों को मिलने वाला है, पहला फैक्टर बच्चों वो क्या है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा होता है, ओके, ये किस में काम करता है? गैसियस, ठीक है, एज वेल एज एक्वस, दोनों फेज में हम इसको लगा सकते हैं। क्लियर बात है इतना? ओके, चलो इसको समझाता हूं। जब आप नाइट्रोजन के अंदर, ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें कोई ग्रुप लगा रहे हैं जो कि प्लस आई ग्रुप है। कैसा है? प्लस आई ग्रुप है। जब आप इसमें प्लस आई ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। क्लियर है? तो यानी इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसी नाइट्रोजन के ऊपर जहां आपने लोन पेयर लिया है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसको कम कर देगा। कौन? माइनस आई। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गया है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्लस आई के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस आई के। क्लियर है? ध्यान से देखो भैया, यानी जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा प्यारे बच्चों। ठीक बात है? तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं कि टर्सरी में 3 डिग्री में 3 आपके पास क्या है, ये गैस फेज में ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा है। ये टर्सरी में ज्यादा 3 लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सेकेंडरी में केवल 2 ही लोग ही इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, ठीक है, और प्राइमरी में केवल 1 ही लोग इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। और अमोनिया सिंपली, तो अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो यही ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। गैस फेज में यही ऑर्डर बन रहा है हमारा। किसमें है ये गैस फेज में है। गैस फेज में सिंपली आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आर को अगर मैं मिथाइल मान लूं तो और इजी हो जाएगा काम हमारा। गैस फेज में केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, बाकी और कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है अभी। किसमें? एलिफैटिक अमीन्स के केस में। इतना समझ में आ गया है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो चीज ज्यादा होगी उसे हम इजिली डोनेट कर पाएंगे, यानी उसके पोलराइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इजिली उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट हो जाएंगे। अरे भाई, अगर मान लीजिए कि मुझसे मेरा कोई दोस्त पैसे मांग रहा है, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 4-5 सोर्स ऐसे हो जो मुझे हर महीने पैसे डाल रहे हो तो मैं इजिली दे दूंगा। जो थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा, अपने खर्चे से कटौती करके दे रहा था, मैं वैसे भी दे दूंगा इजिली। यही सिंपल सी बात होती। तो डोनेशन के लिए आपके पास होना चाहिए चीजें, है ना, किसी सोर्स से। जो थर्ड इसमें है बेटा, जो सेकंड पॉइंट है ना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो गया सबको? सेकंड हमारे पास क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। क्या है बेटा? स्टेरिक इफेक्ट। जो सेकंड हमारे पास है उसका नाम क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट के बारे में मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। इसको वांडर वाल इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। स्टेरिक स्ट्रेन पर बता दिया था मैंने। स्टेरिक इफेक्ट ये क्या करता है? ये क्लैश करता है। गैस फेज में भी लगता है, ऐसी बात नहीं, गैस फेज में भी लग सकता है ये, ओके। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है? जनरली लिक्विड फेज में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ध्यान से देखो, ये क्या कहता है कि जब स्टेरिक क्लैश बढ़ेगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना मुश्किल होगा, ठीक है। ये कहते हैं कि मान लीजिए एक फ्लैट है आपके पास, देखिए इधर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, और एक आपके आर ग्रुप है इसके साथ, बस बाकी छोटी छोटी क्या है? हाइड्रोजन है। तो किसी भी H+ के लिए यहाँ पे अटैक करना बहुत इजी है, ओके। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरीके का नाइट्रोजन हो, राइट, जहां यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप हो, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप हो,
और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप हो, राइट, और यहाँ पे आपका क्या हो, लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन हो। अल्काइल ग्रुप बड़े हो, बल्कि हो, कैसे हो, बल्कि हो, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप हो, इतने बल्कि हो ये, ठीक है। जैसे आप हाफमैन प्रोडक्ट पढ़ते ना ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में, हाफमैन होने के पीछे रीजन नहीं होता। अब बेचारा आएगा कैसे, ठीक है, जिसको आना वो खुद भी बड़ा है, वो कहता मैं आऊं कैसे। जैसे बैंकों में बहुत पैसा होता लेकिन चोर बैंक में चोरी नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि बैंक में बल की ग्रुप होते, स्टेरिक रिपल्सन होती, बंदूक लेके लोग खड़े होते हैं, तो वहां एंट्री बहुत मुश्किल है। तो ध्यान से देखो, ये जब आने की कोशिश करेगा ना तो ये धक्का मार देंगे, ये क्या करेंगे, धक्का मार देंगे, तो यहाँ पे अटैक थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने के बावजूद भी इसको आसानी से नहीं मिलेगा। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री होना चाहिए, फिर 2 डिग्री होना चाहिए, और फिर 3 डिग्री। देखिए एक फैक्टर क्या कहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री, जो कि गैस स्टेट में डोमिनेट कर रहा है। स्टेरिक फैक्टर्स एक्वस स्टेट में डोमिनेट करता है ज्यादा, और गैस में भी करता है। ये कहता है ऐसा होना चाहिए, ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे इफेक्ट को, किसको, तीसरे इफेक्ट को भी हम देखते हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट, जिसका नाम है सोल्वेशन इफेक्ट। क्या नाम भैया, सोल्वेशन इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो इधर सिंपल सी बात है, इसको समझेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अब मैं अपने इस पूरे अमीन को पानी में डाल रहा हूं, यानी मैं तीसरे इफेक्ट की बात करता हूं। तो तीसरा इफेक्ट हमारा है, उसका नाम है सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर आपके पास, आप चूंकि मैंने कल आपको पेन दिखाया था ना बेटा, उस पेन को खरीद लीजिएगा, 5-6 रुपए का है मात्र, लाजवाब चल रहा है वो पेन यार। उसमें जेल और बॉल पेन दोनों की क्या है, क्वालिटी है। लिखने में लग रहा है कि वो जेल पेन है, लेकिन वो जब बन के आता है उसमें तो बॉल पेन जैसा दिखता है। इस नाते वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है दोस्तों। अगला क्या हमारे पास है, सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना। और सॉल्वेशन इफेक्ट किसमें काम करता हूं भी बता देता हूं। सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, ये भी बता देता हूं। ओनली इन aqueous solvent, any water solvent, not in non-polar like CCl4, CO2 जैसे में ये काम नहीं करता है। मैं फिर से बता दूं, किस में काम करता है, वाटर जैसे ही सॉल्वेंट में ये काम करता है दोस्तों, ठीक है, वाटर जैसे सॉल्वेंट में ही ये काम करता है। हेलो, देख लीजिए बच्चों एक बार प्लीज, यहां तक समझ में आ गया सबको। तो अब हम इसको समझते हैं बच्चों कि कैसे होता है। तो देखो होता क्या है कि जब मैं अपने प्राइमरी अमीन को, मान लीजिए RNH2 है, ठीक है, RNH2 है, दैट इज ये है, इसको जब मैं पानी के कांटेक्ट में लेके आता हूं, किसके कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में लेके आता हूं, तो वाटर के साथ एक रिएक्शन बनता, आपने देखा ही है, क्या बनाएगा ये, इसका प्रोटीनेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीनेशन हो जाएगा। इसका जो प्रोटीनेशन होगा दैट इज R, NH3 पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन में अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा बच्चों, ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना, इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो, अब इसके स्टेबलाइजेशन के लिए यानी अमोनियम आयन ज्यादा बने, क्लियर है, इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा हो। तो ये जो आपके पास अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन देखो बच्चों, यानी आप कह सकते हैं अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा ना तो रिएक्शन किधर जाएगा, इफ R, ऐसे कहो, कंसंट्रेशन नहीं, इफ RNH3 प्लस ion is stabilized
देन रिएक्शन अगर स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, देन रिएक्शन गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगा भैया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इंक्रीजेस। जितना ज्यादा OH मिलेंगे आपको, ये फैक्ट, अब इस फैक्टर को समझाना भी तो पड़ेगा टीचर को। चलिए कैसे समझाएंगे भैया? देखो इधर ये R है मेरा, ये कौन है? नाइट्रोजन है मेरा। एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां। ध्यान से देखिएगा, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। और एक H+ भी आपके पास है, कह सकते हैं, राइट? एक H+ भी हमारे पास है। तो ये जो H+ भी हमारे पास है, वो थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं, दैट इज, इसकी वजह से इसमें एक फॉर्मल चार्ज आएगा, इस पे नाइट्रोजन पे प्लस फॉर्मल चार्ज आ गया। ओके, अब इस प्लस फॉर्मल चार्ज की वजह से इसके जो प्रोटॉन्स है ना, ये हमारे वाटर को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होना ही क्या कहलाता है? सॉल्वेशन कहलाता है। अगर वो पानी के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? हाइड्रेशन कहेंगे। तो यहां देखो हाइड्रेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो तीनों स्ट्रक्चर, ये 1 डिग्री में समझा रहा हूं आपको, अगर आप चाहो तो तीनों स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं भैया। ठीक है, कैसे? देखो इधर इसके साथ इंटरेक्शंस, ठीक है, ये इंटरेक्शंस, ये इंटरेक्शंस है केवल, इसका नाम क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर ज्यादा है। कब ज्यादा होगा? जब नाइट्रोजन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जब सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो इससे बना जो अनिलीनियम आयन होगा या जो अमोनियम आयन होगा, इससे बना हुआ जो अमोनियम आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाना पसंद करता है जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो। प्रोडक्ट में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, रिएक्टेंट में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये बैकवर्ड जाएगा। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो सॉल्वेशन ही क्यों ना हो, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा OH बनेगा। ज्यादा कोई अमीन देगा तो ज्यादा अच्छा बेस होगा कि नहीं होगा? यानी ये इफेक्ट कहता है कि ऐसे अमीन ज्यादा अच्छे बेस होंगे जिस अमीन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, राइट? अरे बोलो, तो ज्यादा हाइड्रोजन किस अमीन के पास है? 1 डिग्री के पास, 2 डिग्री के पास या 3 डिग्री के पास। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं एक कंक्लूजन कि बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बेटा जी? बेसिक स्ट्रेंथ है ना, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेशन का बात करते हैं, रेट ऑफ सॉल्वेशन, तो रेट ऑफ सॉल्वेशन कहां ज्यादा होगा भैया? रेट ऑफ सॉल्वेशन किसके लिए ज्यादा होगा? आपने देख लिया है, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है? RNH2 में ज्यादा हाइड्रोजन है, या R2NH में ज्यादा हाइड्रोजन है, या R3N में ज्यादा हाइड्रोजन है? यानी कि 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन है, या 2 डिग्री में ज्यादा है, या 3 डिग्री में है। तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री में ज्यादा होगा। अरे बोलो, तो इन्होंने अपना 3 जज बैठे हुए थे, राइट? एक कहता है इंडक्टिव, एक जज का नाम इंडक्टिव इफेक्ट है, वो कहता है 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। एक जज का नाम है स्टेरिक क्लैश या स्टेरिक हिंड्रेंस, वो कहता नहीं 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा। फिर एक तीसरा जज आता है, वो पहले वाले जज को, जो आपका सेकंड वाला जज है, उसके फेवर में जा रहा है। लेकिन इसके लिए मीडियम क्या होना चाहिए? एक्वस। ये कहता है मैं अपना डिसीजन तब सुनाऊंगा जब एक्वस फेज होगा। वैसे मैं बताऊं, हर एक आदमी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले उसका कंडीशन समझना चाहिए। यानी हर एक मॉलिक्यूल में आप आंसर जब लिख रहे हो तो किस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा गया। भाई पानी में जाते खेल अलग हो गया ना, उल्टा हो गया, तो 3 को हम कंबाइन करेंगे। किसको कंबाइन करेंगे? 3 को कंबाइन करेंगे। तो जरा बताओ कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? कंबाइन इफेक्ट कौन कौन से? इन तीनों इफेक्ट का कंबाइन इफेक्ट। तो कंबाइन इफेक्ट किसका? देखो, पहला इफेक्ट आपको बताया गया है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो तो इस तरीके से, आप ना नंबर मिले तो बताओ। दूसरा क्या भैया?
स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। तीसरा क्या है हमारा, सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना, सॉल्वेशन इफेक्ट। जब आपके पास टाइम ना हो ना एग्जाम में और क्वेश्चन पूरा करना है तो आप मेरी वाली ट्रिक अपनाइए, बस मेंस में आपके लिए जादू का काम करेगा। देखिए तीनों को मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है। देखो भैया, ये क्या कहता है, ये कहता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये क्या कहता है, ये कहता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्या कहता है, ये भी कहता है 3 सॉरी, ये कहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूं, क्या करूं, इन तीनों को कंबाइन कर लूं, इन तीनों का जो कंबाइनिंग इफेक्ट होगा ना वो लाजवाब होगा भाई, कंबाइंड इफेक्ट। अब आप इसको जितनी मर्जी इसमें, अगर आपके दिमाग में ये इमेज है ना कंबाइन इफेक्ट, क्या बनेगा, ये कहता है कि इन तीनों को मिलाकर के एक मिडिल इफेक्ट आप लेके आइए, राइट। क्या बनेगा, तो 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री ज्यादा जीत रहा है ना, 2 डिग्री 3 बार आ रहा है, 3 डिग्री एक बार ही टॉप पे आ रहा है। इसका मतलब खेल क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। कौन टॉप पे जाना चाहिए भाई, तो अब यहां पे कंबाइनिंग इफेक्ट में दो चीजें आएंगी। इन गैस फेज, गैस फेज में जनरली कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मनली क्या ले ले वहां पर, मनली आई इफेक्ट डोमिनेंट होगा, ठीक है, ये डोमिनेंट कर जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 डिग्री, सॉरी 321 का रूल लगता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक बात है। लेकिन जैसे ही मैं कहा आऊंगा, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज की अगर मैं बात करता हूं तो कहानी मेरी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। एक्वस फेज में जब आप कंबाइन इफेक्ट बनाओगे बच्चों तो 213 हो जाएगा। क्या 200, देखो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री डोमिनेट कर गया, इसका कंसिस्टेंट रिजल्ट रहा है। ये रोज मेंस लिखता था, हमेशा पीछे दिख रहा था ना, ये पढ़ता था हमेशा टॉप पे दिख रहा था, क्यों पढ़ता था, पीछे हो गया। तो क्या बनेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, 213। चलो, तो 321 और 213। अब मैं आर ले लेता हूं भैया, अगर मिथाइल ले लूं, क्या ले लूं, मिथाइल, है ना, मिथाइल, तो CH3 का होल थ्राइस N, फिर CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर CH3 NH2 ले लो आप, ठीक है, NH2। तो ये कहां पर है, ये है इन गैस फेज, कहां है, इन गैस फेज। और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर CH3 का होल CH3 NH2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, CH3 NH2, और फिर आएगा CH3 का होल थ्राइस N, ये किस में आएगा, इन एक्वस फेज। क्लियर बात है, रीजन आपके सामने है, रीजन कहां पर है, आपके सामने है, जरा बताओ भाई। अब आप कहोगे सब प्रूफ कर दो, जरा प्रूफ भी कर दूंगा भैया, अगर आप प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा मैं। ये मिथाइल के लिए है, पीके बी की बात आप करोगे ना, पीके बी की बात, तो पीके बी पे दिखा दूंगा मिथाइल का कितना होगा, इथाइल का कितना होगा, टर्सरी का कितना होगा। तो टर्सरी की जो पीके बी वैल्यू आती है वो होती है 4.30, कितनी, 4.30, ठीक है, 4.30 होती पीके बी, किसकी, टर्सरी की, है ना, टर्सरी की जो पीकेबी आ रही, यहां पे आएगा वाटर में लेंगे हम, पीकेबी 4.30, इसकी पीकेबी आ रही है
3.36, इसकी जो पीकेबी वैल्यू आ रही है वो आ रही 3.28। फिर से देखो, बेसिक स्ट्रेंथ का जो थ्योरेटिकल मेजरमेंट है वो पीकेबी से किया जाता है, जिसका पीकेबी लीस्ट होगा वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको बात? मिथाइल क्लियर है? मिथाइल क्लियर है? अभी आगे भी ले चलूंगा। हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों, हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे पार्ट पे भी ले चलता हूं कि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में मिथाइल की जगह पर वो इथाइल दे दे तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं बच्चों, है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे बच्चों, और उस टेबल में हम एक डेटा बार बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, है ना। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। देखो तो एक सिंपल सा टेबल बना लो आप। इसके बाद वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाते आपको पूरा देखना होता है, पूरा पढ़ना होता है हमारे साथ ही। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं क्लास बीच में, वो बाद में नुकसान में रहेंगे, फिर वो मत कह दीजिएगा कि सर आप जो पढ़ाते हो वही एग्जाम में आता लेकिन हमने क्लास लिया नहीं आपका, है ना। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस इस बार 99% है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था, है ना। तो देखो भैया, हमारे पास क्या है, तीन चीजें हैं। यहां हम लेते हैं आर, क्या लेंगे, आर। यहां हम लेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और दूसरी बात क्या है, यहां ले लेंगे पीकेबी की वैल्यू। पीकेबी याद रखना जरूरी नहीं है, आप मत लिखो, पीकेबी का पैटर्न लिख दीजिएगा बस, ठीक है। पीकेबी का सीक्वेंस लिख दीजिएगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप चूंकि पीकेबी वैल्यू सारी याद नहीं रहेंगी आपको, अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू भी लिखते हैं वहां पर ना, तो ऐसा लिखेगा कि कम जो ज्यादा बेसिक है उसकी पीके वैल्यू क्या हो जाए, बिल्कुल। तो देखो इसमें भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपके यूपीपीजीटी में आए। तो आर की वैल्यू अगर मैं मिथाइल रख दूं बच्चों, आर की वैल्यू क्या ले लूं, मिथाइल ले लूं, तो क्या होगा 213। ये किसके लिए है, अगर आर इक्वल टू भी मिथाइल ले लूं मैं, ये है इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। अगर आर इक्वल टू मिथाइल ले लूं हम, तो क्या होने वाला, ध्यान से देखो बच्चों, बनेगा 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री आएगा, राइट। और लास्ट में कौन जाएगा, अपना अमोनिया। 213 हो गया हमारा, 213 लास्ट में अमोनिया। अभी मैंने आपको बताया है क्या, पीकेबी वैल्यू 2 डिग्री की जो वैल्यूज थी वो कितनी आई थी, 3.28 आई थी, है ना। उसके बाद 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3.36 आई थी। फिर ये जो आपके पास 3 डिग्री थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 4.30 मान 31 मान लीजिए। तो अमोनिया का ज्यादा आना चाहिए ना, अमोनिया का क्या होना चाहिए, ज्यादा, 4.75। ये इसकी वैल्यू लगभग होती है 4.22 के पास होती है, 4.75। ओके, ये वैल्यूज, ये डेटा ना आपके नंबर को और ज्यादा इफेक्ट, लेकिन याद नहीं रहते तो आपके ऑर्डर लगिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा, मुझे मालूम है बहुत टफ होती है चीजों को रिकॉल करना एग्जाम के टाइम में। तो गलत लिखने से अच्छा है कि आप केवल और केवल सीक्वेंस लिखिए। अगर आपने आर ग्रुप को थोड़ा बड़ा किया, तो बड़ा करने से क्या होता है, दो चीजें इफेक्ट होती हैं, एक स्टेरिक क्लैश बढ़ता है और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट में भी परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन जो आपका सॉल्वेशन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आर इक्वल टू में मैं इथाइल कर दूं बच्चों, तो इथाइल होने से ना इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, 2 मिथाइल आ गया। तो अब क्या होगा, एक सेकंड भाई, ओके, एक सेकंड रुके रहिएगा आप प्लीज। तो लाइट चली गई, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। अगर आर हमारा इथाइल हो गया तो हुआ क्या है, एक्चुअली में अल्काइल ग्रुप हमारा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो जो आपका अल्काइल चेन जब बड़ी होगी तो आई इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, राइट।
तो 3 डिग्री को आगे करने की कोशिश कर देगा, वो बस इतना होगा। ये भी हैंग कर जाता है कई बार। तो आज का होमवर्क थोड़ा लेट में मिलेगा आप लोगों को, इसके बाद भी एक क्लास है हमारी, उसके बाद होमवर्क आपको मिलेगा। लेकिन प्लीज कल वाला जो फुल लेंथ टेस्ट था आप लोगों का, उसको जो बच्चे नहीं कर पाए थे, मैक्सिमम ने तो कर लिया था, उन्हें जरूर करिएगा, राइट। अब मैं ला रहा हूं क्या 4-5 दिन पिछले साल के, मतलब पिछले 5 सालों के यूपी पीसीएस के और यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रहेगा ऐसे ही बोर्ड पर, और आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, है ना, कि कैसे लिखना है उनको। देखो, तो अब क्या हुआ, जब बल्कीनेस बढ़ा, बल्कीनेस के साथ साथ दो चीजें हुई हैं, यहाँ पे आई इफेक्ट बढ़ा क्योंकि ये चेन बड़ी हो गई है, तो 3 को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री बेचारा कहाँ गया, पीछे चला गया है NH3। ध्यान से देखो, 2 डिग्री 231 हो गया ना। अब 231 हुआ है तो पी के भी वैल्यू में चेंज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 डिग्री इथाइल का 3 होता है, फिर 3.25, 3.29 है ना, इसका 3 होता है, फिर 3.25, फिर 3.29, फिर 4.75 होता ही है। अब मान लो आर को बढ़ा करके आपने प्रोपाइल पूछ लिया आपके एग्जाम में, है ना, Mi2C या मिथाइल के डबल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, दैट इज और CH। अब क्या होगा, ज्यादा चेन हो गए, ज्यादा कार्बन हुए तो ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां बल्कीनेस भी तो हो गया, यहां क्या हो जाएगा, बल्कीनेस भी बढ़ा, ये प्रोपाइल है, क्या है, एक तरीके का प्रोपाइल है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, आई इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन स्टेरिक क्लेश ज्यादा बढ़ा है। स्टेरिक क्लेश अगर ज्यादा बढ़ा है ना, तो स्टेरिक क्लेश के ज्यादा बढ़ने से 3 डिग्री जो अभी टॉप पे आने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल बैक हो जाएगा, कहां हो जाएगा, बैक। और अब आगे किसका नंबर आएगा, दैट इज 1 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी कभी पूछा नहीं गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिग्री को टॉप पे लेके आ जाओ। फिर अमोनिया, देखो अमोनिया, अमोनिया का भी दिन आ रहा है। फिर 2 डिग्री और सबसे पीछे कौन, जब बल्कीनेस बढ़ेगा तो 3 डिग्री वाले ज्यादा क्लोज, ज्यादा क्लेश होगा, ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा और वो बाहर हो जाएंगे। अब आता है क्या, अगर मैं यहां पर ना Me3 कर दूं, ये Me2 था, मतलब कि एक तरीके से Me3C कर दूं, मैं इस तरीके का ग्रुप लगाऊं, ये न्यू वाला ग्रुप है आपके पास, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये इतना बड़ा बड़ा है कि 1 डिग्री को भी बहुत ज्यादा क्लेश दे देगा। तो सबसे बाहर सबसे पहले कौन आएगा, अमोनिया, कौन आएगा, अमोनिया। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। प्लीज आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने इस क्वेश्चन का 80% एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं एक और इफेक्ट में, उसका नाम है रिजोनेंस इफेक्ट, जो कि एरोमेटिक वाले में काम करता है। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गया सबको, एक बार कमेंट कर दो कि सबको ये बात समझ में आ गई है। हेलो, तो ये क्वेश्चन 25 नंबर में, 15 नंबर में और 10 नंबर में दोनों में आएगा। दूसरी बात, जो बच्चे मुझे इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं अपनी कॉपियां, दो चीजें करिए प्लीज। एक तो उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए प्रॉपर, ठीक है, ये एग्जाम में गलती कर दोगे तो वहां पे आपकी चेक नहीं होगी कॉपी। और दूसरा, PDF बनाइए। तीसरा, पेन ऐसा यूज करिए जिससे थोड़ा सा दिखे। कई बार इतनी बारीक आप लिखते हैं ना, इतना पतला लिखते हैं कि कई बार मन करता ना ही चेक करो। ओके, तो आप उसे, ये सेम फील तो एग्जामिनर को भी होगा ना जो आपकी कॉपी चेक करेगा। PDF फॉर्मेट बनाइए, सिंपल सा एक ऐप आता है आपका, कागज ऐप या सिंपली जो कि स्कैनर है, उससे आपके PDF बन जाते हैं बड़ी इजीली, है ना। उसके बाद आप मुझे आप सेंड करिए। और भी बच्चों ने जिन्होंने अच्छा लिखा है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अपना जो बना हुआ टेलीग्राम चैनल हमारा, उसमें उनके क्वेश्चन के एनालिसिस करिए जिनको ठीक नंबर मिल रहे हैं आपके कंपेयर में, ठीक बात है। दूसरी, कुछ बच्चे जो भारी मिस्टेक कर रहे हैं, उनके लिए 3-4 चीजों का मिस्टेक नहीं करना है ना। मैंने कहा था ऑर्गेनिक अगर आ जाए तो वहां पे कार्बन की वैलेंसी मिस नहीं करनी है, 4 के 4।
रिजोनेंस में गलती नहीं करनी है, इंडक्टिव इफेक्ट में गलती नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक में आप जो पैटर्न होता है कि इधर जाने पर आईपी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ रही है, राइट। इधर जाने पर रेडियस छोटी हो रही है, इधर जाने पर रेडियस बढ़ रहा है आपका, ठीक है। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो रहा है इधर जाने पर, नीचे जाने पर, इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़, ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको सही तरीके से ही दिखाना है। इनमें अगर आप गलती कर देंगे तो गलती एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता। मैं फिर से बता रहा हूं, वो पहले फोकस करता है कि उसमें जो कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और अंडरलाइन करने के साथ ध्यान देना है कि इसमें कोई गलती, कोई एरर ना हो। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसी में एक बात और हम करने वाले हैं, क्या, दैट इज द रिजोनेंस इफेक्ट। क्या है रिजोनेंस इफेक्ट? तो रिजोनेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रिजोनेंस इफेक्ट जब आप काम करते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट, तो जनरली ये अप्लाई दोनों जगह हो सकता है, ऐसा नहीं कि एलिफैटिक में नहीं लगेगा, लग सकता है। ये जो नाइट्रोजन हमारा है ना, नाइट्रोजन्स, ये जब किसी कॉन्जुगेशन में आता, अब ये कॉन्जुगेशन बेंजीन का हो किसका, मुझे उससे ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई ग्रुप है, मान लीजिए कार्बन है और एक नॉर्मल नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। ये कहां पर है, इन कॉन्जुगेशन। तो ध्यान से देखो, ये इन कॉन्जुगेशन, ये ऐसा है, ऐसा भैया कि किसी का पैसा बैंक में है और किसी का पैसा उसकी जेब में है। जिसके पास पैसा जेब में है एक्चुअली में वही राजा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्योंकि मान लीजिए आपके पास बैंक पैसा है और आपको सैटरडे नाइट में कोई काम लगा, ठीक है, अब तो एटीएम की सुविधा होगी, बात अलग है, नहीं वो पैसा आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। आपको किसी की हेल्प करनी तो कौन कर पाएगा भाई? ये वाला जो लोन पेयर है ये घूमने चला गया है। जो घूमने जाता है वो लोकल में नहीं रहता, जो लोकल में रहता है वो घर पे मिलता है। तो ये है लोकेलाइज्ड। क्या है ये? लोकेलाइज्ड है। ये लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड मतलब लोकल में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा के पास जाएगा। लोकेलाइज्ड रहेगा तो इजिली अवेलेबल होगा। क्या होगा? इजिली अवेलेबल होगा किसके लिए? फॉर डोनेशन, फॉर डोनेशन, ठीक है। तो अगर जो आसानी से दिया जाएगा वो मोर बेसिक हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसके पास गया कि भैया ये लोन पेयर मुझे दे दो, तो ये नाइट्रोजन क्या क्वेश्चन करता है कि मेरा लोन पेयर तो यहां चला गया है जी, कहां पे? रिजोनेंस में। ये तो मैं यहां आया, इसने कहा है नहीं मेरे पास, तो ये इधर चला आया था, जैसे मैं वापस गया फिर वापस चला आया। तो ये क्या है? जो एक जगह पे ना टिके वो क्या है? वो लोकल नहीं रहेगा, तो क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड। क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड है ना। लेस अवेलेबल होगा ये। अगर लेस अवेलेबल होगा तो लेस बेसिक भी हो जाएगा। यानी जब रिजोनेंस बढ़ेगा तो बेसिसिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। जब रिजोनेंस बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो सकती है, और डिपेंड करता है कि रिजोनेंस किस तरीके का है। ओके, तक बात सबको समझ में आई है? बोलो भैया, क्लियर है? दूसरी बात, कंडीशन क्या है? ये कॉन्जुगेशन में है और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर कोई डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ही नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो ऑलवेज क्या होता है? ये ऑलवेज लोकेलाइज्ड होता है। क्या होता है? लोकेलाइज्ड होता है, नॉट इन कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए ना भैया, तो ये क्या होता है? ऑलवेज इन कॉन्जुगेशन होगा ये, यानी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। कॉन्जुगेशन, तो अगर जिसके पास ऐसा नाइट्रोजन दिखे वो ज्यादा बेसिक होगा, जिसके पास ऐसा दिखे वो कम बेसिक होगा। जैसे अगर आप प्रीडीन की बात करते हैं, किसकी? प्रीडीन की बात करते हैं, तो प्रीडीन के लिए खेल, मैंने प्रीडीन पे एक क्वेश्चन और कराया, क्योंकि प्रीडीन पे एक नेम रिएक्शन या एक क्वेश्चन पक्का आना है, 101% आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे भी दिया है प्रीडीन से रिलेटेड, है ना। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। इसका जो लोन पेयर है ना, ये वाला रिजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जिस एटम से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये नॉट इन कॉन्जुगेशन। क्या है? नॉट इन कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसी का एक छोटा भाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाइरोल। तो पाइरोल के केस में क्या हो रहा है भाई? ये जो नाइट्रोजन हमारा है ना, दैट इज, ये जो आपके पास लोन पेयर इसका है,
ये कहाँ है, ये आप कह सकते हैं कि रिजोनेंस में। कहां पर है, रिजोनेंस में। तो ये रिजोनेंस यानी यहाँ पे एरोमेटिसिटी आने लग जाएगी। क्या है, एरोमेटिक है, तो ये नहीं देगा। इस नाते ज्यादा बेसिक कौन होगा, प्रीडीन हो जाएगा। ज्यादा बेसिक क्या होगा, प्रीडीन हो जाएगा। ठीक बात है, इतना बोलो भैया, क्लियर है इतना। अब एक बात और, अगर एनिलीन हमारे पास है, क्या है, एनिलीन है, एक सिंपल एनिलीन हमारे पास है, एनिलीन हमारा, नो डाउट इसकी बेसिसिटी जो है रिजोनेंस की वजह से कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2-3 कहानियां और हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ना, ये नाइट्रोजन है हमारा ग्रुप, ग्रुप कहां लगा है, पैरा या मेटा, याद रखिएगा बस, आर्थो नहीं, क्योंकि आर्थो पे लगते ही खेल बिगड़ जाएगा। एक साथ ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, ठीक है। ये ग्रुप कैसा है आपके पास, पैरा और मेटा पे, ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर पैरा या मेटा पे आते हैं तो बेसिक स्तर को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्तर को घटा देता है। कैसे घटाता है, देखो तो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, तो बेंजीन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करने लग जाएगा, तो यहाँ अवेलेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अरे कोई भारत सरकार को खूब पैसे देने लग जाए बाहर से, तो भारत सरकार भी अपनी जनता के पास पैसे भेजना स्टार्ट कर देगी। यहां से देखो क्या हो रहा है, ये सारी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अभी किसी और को ना दे करके देने के अपनी तरफ ही खींचेगा। समझ में आ गई बात, अरे बोलो। तो नाइट्रोबेंजीन ज्यादा बेसिक होगा या एनिलीन, अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जिसमें भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, क्या हो, अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, जैसे कि NO2, जैसे कि COOH, जैसे कि SO3H, जैसे कि साइनाइड, है ना, अरे बोलो, जैसे कि CHO। ये कौन होते हैं, सेचुरेटेड ग्रुप होते हैं सारे। जैसे कि आप सिंपल कह सकते हैं X भी इसी कैटेगरी में आते हैं, OH भी इसी कैटेगरी में आते हैं, NH2 भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मिथाइल भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इथाइल भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ओके। और ये जो होते हैं जनरली ये आपके ओपी डायरेक्टर्स होते हैं। अब आ जाओ कुछ और नया इफेक्ट, इसमें काम करते हैं आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट को रिजोनेंस समझते हैं। आर्थो इफेक्ट का जो बेसिस है, जहां से जनरेट हुआ है ना, आर्थो इफेक्ट का जो बेसिस है, ठीक है, इसका जो बेसिस है उसका नाम क्या है, सर इफेक्ट। ड्यू टू किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सर इफेक्ट, SIR। सर इफेक्ट वाला नहीं, जो चुनाव वाला मसला नहीं, ये दूसरी चीज है। सर का मतलब होता है स्टेरिक, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है, इन रिजोनेंस, ठीक है। तो ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ड्यू टू दो ही जगह लगता है, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। देखो तो, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हेन एनी ग्रुप, एनी, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, एट एनी ग्रुप एट आर्थो पोजीशन, एट आर्थो पोजीशन, रीजन क्या है, ड्यू टू द सर इफेक्ट, ठीक है। अगर हम एनिलीन में इसी बात को लिखें, किस में लिखें, एनिलीन में, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डाउन हो जाता है, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। किताबी लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप जब 2-3 बातों को एक साथ करते हैं ना, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन से भी बचना हम लोगों को, ठीक बात है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से ज्यादा हाइड्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हाइड्रेशन ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है भैया बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो ये कब लगाएंगे, व्हेन एनी
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो जनरली बढ़ाता है। ग्रुप कहां पर हो भैया, एट, एक बार बता देना इस वाले पेन से राइटिंग दिख रही है नहीं दिख रही, आर्थो पोजीशन, तो फिर पहले वाला पेन ही यूज करूंगा मैं, ठीक है। इस पेन से पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जनरली मैं ये पेन यूज नहीं करता। तो खुद समझ में आ गया कंक्लूजन्स। अब हमारे पास क्या भैया, अनिलीन है, ये अनिलीन है हमारे पास। अनिलीन में क्या हुआ इस बात को समझिए, ठीक है। ये एनिलीन रिजोनेंस में है, कहां पर है, रिजोनेंस में है, तो नो डाउट इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी तो डाउन हो गई, क्योंकि ये एनिलीन का नाइट्रोजन कहां पर है, रिजोनेंस में है। लेकिन मैंने यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, कहां पे लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया भैया, है ना, यहां पर एक हमने ग्रुप लगा दिया कुछ ऐसा। जैसे मैंने एक ग्रुप लगाया, इस ग्रुप की वजह से, ठीक है, इस ग्रुप की वजह से क्या हुआ, यहां पे स्टेरिक क्लैश हो गया। ये ग्रुप ने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को ही क्या करा, आउट ऑफ प्लेन कर दिया। क्या कर दिया, आउट ऑफ प्लेन, है ना। इसे क्या कर दिया है, आउट ऑफ प्लेन। इसकी वजह से ये क्या हो गया, NH2 ग्रुप क्या हो गया, ड्यू टू स्टेरिक क्लैश, है ना, स्टेरिक रिपल्सन लिखो सिंपली, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। NH2 ग्रुप बिकम आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और प्लेन में होना सबसे प्राइमरी कंडीशन किसका, रिजोनेंस का। भाई प्लेन में नहीं होगा तो रिजोनेंस नहीं होगा ना, आउट ऑफ प्लेन। एंड ड्यू टू दिस, एंड ड्यू टू दिस रिजोनेंस इज इनहिबिटेड, मतलब वो कमजोर हो गया या ब्लॉक हो गया। इनहिबिटेड मतलब ब्लॉक हो गया है। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी को पॉइजन दे करके उसकी जिंदगी के रेट को इनहिबिट कर देना, कम कर देना। तो जब आप पढ़ते हैं अमीनो एसिड तो वहां पे इनहिबिशन टर्म बहुत ज्यादा आता है ना। सब बता रहा हूं, बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा भैया। इनहिबिटेड, जब ये इनहिबिटेड कर दिया तो अब आपको लगा होगा कि सर ये रिजोनेंस से तो बाहर हो गया। अगर बाहर हो गया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी किसकी हो गई, नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट, ठीक है। ड्यू टू दिस, या रीजन क्या हुआ, अब रीजन क्या हो गया कि जब ये ग्रुप हुआ ना, देखो इस बात को समझना थोड़ा सा टफ है ना। पहली बार जब हमने बहुत पहले जब 12th में पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो सर, ये नाइट्रोजन था, ये आर्थो ग्रुप था, तो ये ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। बिल्कुल क्लियर से आप समझ लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूं। तो अब क्या हो गया, ये अभी तक क्या है, ये हाइड्रोजन है यहां पर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमारा यहां पर है, राइट। और ये लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है हमारा, ये लोन पेयर है ना। ये क्या है, ये जब रिजोनेंस में है, ये क्या है, ये प्लेनर है, कैसा है, प्लेनर है ना। इन रिजोनेंस है, इन रिजोनेंस है, तो यहां पर क्या है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस इज इजी। क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर का हाइड्रोजन है ना, ये वाटर का जो हाइड्रोजन है, इस वाले लोन पेयर से इजीली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी यहां हाइड्रेशन आसान है। ये जब आपका कैसा हो गया, यहां पे ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, क्या हुआ, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट क्या हो गया, ये इट इज sp3 एंड टेट्राहेड्रल, कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसका H+ हर जगह से तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये जैसे देखो, अगर ऐसा हो, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ऐसा हो, दैट इज, अगर मैं आपसे कहूं सिंपली, हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ले लीजिए, बस 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा आपको, कंक्लूड कर रहा हूं बिल्कुल, कि ज्यादा टाइम ले लिया मैंने।
एक मिल गया है, एक और मिल जाए बस। ये तीन चीजें देखो दोस्त, सभी लोग ध्यान से देखो। जब ये चीज प्लेनर है ना, ऐसा है, ये प्लेनर है भैया, ऐसा है, प्लेनर है, ऐसा है, तो अगर लोन पर यहां बैठा हुआ है तो यहां पे अटैक करना बहुत इजी है ना। यहाँ पे हाइड्रेशन क्या है, इजी है। आप इधर से भी जाइए, इधर से भी जाइए, आराम से अटैक होने की पॉसिबिलिटी क्या है जाती। जो प्लेनर है, प्लेनर मतलब जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो खुले दिल का है, जो प्लेनर है, उस पर कोई भी अटैक कर सकता है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, या उसको इमोशनली हैरेस कर सकता है। लेकिन जब टेट्राहेड्रल बनता है ना, ऐसा, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लोन पेयर किधर है दिखेगा ही नहीं आपको, लोन पेयर इधर है। अब जब आप आओगे अटैक करने तो एक साइड ये ब्लॉक करेगा, एक ये ब्लॉक करेगा, एक ये ब्लॉक करेगा, तो इसकी वजह से, ठीक है ना, हाइड्रेशन बिकम टफ एंड बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि बेसिसिटी हाइड्रेशन से ज्यादा प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वजह है कि जब एनिलीन के आर्थो पर कोई ग्रुप लगेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही क्यों ना हो, बेसिसिटी घटनी है। वैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगने से बेसिसिटी क्या हो जाती है हमारी, घट जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगने से बेसिसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो कंक्लूजन हो गया हमारा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, दैट इज, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने सारी बातें कर ली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लगा लिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी लगा लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैंने आपको एचडी स्ट्रेंथ के बारे में भी बता दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और वो 50 शब्द का एक क्वेश्चन है, दो छोटे क्वेश्चन और ऐड करूंगा, बाकी बाद में हम पढ़ेंगे भैया। तो खुदा सभी लोग प्लीज, एक क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज कि 2 डैश डाईफ्लोरो 6 डैश डाईमिथाइल बाइफिनाइल इज नॉन रिजॉल्वेबल, whereas 2 डैश डाइनाइट्रो 6 डैश डाइसल्फोनिक एसिड बाइफिनाइल रिजॉल्वेबल, अकाउंट फॉर दिस फैक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे भैया। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है आपके एग्जाम का। ये कितने में हो गया हमारा, ये हो गया मान लीजिए 50 वर्ड में हो गया, और 50 वर्ड में आपको 10 नंबर लेने हैं, कितने, 10 मार्क्स अचीव करने हैं। अब मैंने क्या क्या बातें लिखी हैं, मैंने इन दोनों कंपाउंड का जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उन दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। बताइए विजिबिलिटी है कि नहीं है भाई, विजिबिलिटी है नहीं भाई, हेलो मिश्रा जी, क्लियर हो गया? ये पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो बड़ा क्वेश्चन 25 नंबर में हमने करा है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, सबको सही हो गया क्लियर? पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में इसका। ओके भैया, आप क्वेश्चन भेजिए ना, मैं एनालिसिस कराऊंगा, पूरा पीसीएस करा रहा हूं अब मैं इस वीक में, केवल पीसीएस और आईएएस के पीआईक्यू कराऊंगा, और जो चैप्टर्स हमारे बच्चे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कल मैं सॉलिड पूरा करा दूंगा आपका, बीच में मिले इंडेक्सेस उसमें बचा हुआ है, और कैल्शियम क्लोराइड अभी करा दूंगा आप लोग को, होगे साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीट, ठीक है। देखो भैया, अरे आप मुझे मैसेज करो यार ग्रुप में, मैं डाल दूंगा, सवातीय प्रिंसिपल बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा एडिशनल, थोड़ा टफ दे देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा काम कर लो, ठीक है, वो भी बता दूंगा बेटा सबके। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन है 2 डैश, कैसे होगा नंबरिंग भैया, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 1 2 3 4 5, इसी जैसा है तो 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 1 डैश, है ना, कॉपी है बिल्कुल। तो ये हो गया क्या, 2 डैश, ध्यान से बच्चों, इसको थोड़ा उल्टा कर दो आप, 2 डैश डाइफिनाइल इस वाले में, हालांकि हमें यही रखना चाहिए था, 2 डैश, ठीक है, 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, ऐसा हो गया। देखो जरा यहां पे क्या हो गया कि जो फ्लोरीन होते हैं ना बच्चों, फ्लोरीन, ठीक है, स्मॉलर ग्रुप जो होते हैं, स्मॉलर ग्रुप देखो कौन कौन से होते हैं,
स्मॉलर ग्रुप जो होते हैं जैसे कि फ्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ओके, वो क्या करते हैं, मिथाइल भी इसी कैटेगरी में आता है। कौन आता है? मिथाइल भी इसी कैटेगरी में आता है। मिथाइल भी इसी कैटेगरी में आता है जनरली, ठीक है। हालांकि मिथाइल अगर बड़ा कोई ग्रुप हो, तो ये फ्लोरीन क्या है, छोटा ग्रुप है, ये भी छोटा ग्रुप है, तो इनकी वजह से ये रिंग इसके साथ नाच जाती है, ऐसे कन्फर्मेशन, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन मिलते हैं, लॉक नहीं है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो जब स्टीयरिंग क्राउड इज नॉट लार्ज इनफ टू प्रिवेंट फ्री रोटेशंस अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन के छोटे होने की वजह से ये जो कार्बन कार्बन के अबाउट में फ्री रोटेशन है उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, जिससे ये तेजी से आपस में घूम रहा है। अरे देखो, कोई ऐसे से घूम रहा है तो आप उसे कैसे रोक पाओगे? कोई आएगा आपके पास बैठेगा तभी तो आप उसे पहचान पाओगे। कोई बाइक से जहां आप खड़े हैं तेजी से आ रहा है, जा रहा है तेजी से, खूब तेज, तो आप चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। कोई आए 2 मिनट रुके तो आप जान पाओगे कैसा इंसान है। रिजॉर्वेबल का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो पहले वाला हमने आंसर दे दिया कि स्टीयरिंग क्राउडिंग इज नॉट लार्ज इनफ टू प्रिवेंट फ्री रोटेशंस अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ स्मॉलर ग्रुप फ्लोराइड एंड मिथाइल, है ना। ड्यू टू दिस एनर्जी क्या होता है इनके दोनों के बीच में, जो आपकी इन्वर्टोमर्स, इनको इन्वर्टोमर्स कहा जाता है बच्चों, इज लो, और ये बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि एक पलक झपकते ये इसमें बदल जाता है। मतलब ये ऐसे पलक झपकते, जो चीजें पलक झपकते बदल रही हो उनके बारे में क्या आइसोलेशन होगा? तो आइसोलेट नहीं, इस नाते कन्फर्मर्स आइसोलेट नहीं हो पाए हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कॉन्फ़िगरेशन में और उसमें। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये बड़ा ग्रुप है ना, तो जैसे ये टिल्ड होगा, ये इसके साथ क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। ये क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ये ऐसे हुआ तो ऐसे रह जाएगा, ऐसे हुआ तो ऐसे रह जाएगा। तो ड्यू टू द बल्की ग्रुप में कौन आ रहे हैं हमारे, चाहे तो नाम लिख देना आप, NO2 SO3H, ठीक है। एट ऑर्थो पोजीशन फ्री रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड as the two rings becomes nearly perpendicular and hence the energy of the separation between the isomers is high। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और इस नाते हम इसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। 50 शब्दों में हमने लिखा है, परफेक्ट है आपका। देखो जरा, अब अगर इसी पर एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है हमारी, और एक दूसरी रिंग है ना, ये थोड़ी सी टिल्ड है, मतलब ये कुछ एंगल बना करके है। कैसे पता लगा एंगल बना करके है? तो मैंने इसको डार्क दिखा दिया। डार्क का मतलब ये रिंग उठी हुई है ऐसे, मतलब पहली वाली बेंजीन ऐसे, तो ये ऐसे हो गई है, तो प्लेन नहीं है इसमें, लेकिन ये घूम के फिर वापस चली जाएगी। तो घूमने से बचने के लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए NO2 ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया क्या, यहाँ लगा दिया हमने इथाइल ग्रुप, यहाँ लगा दिया हमने क्या, SO3H ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप मान लीजिए, राइट। अब इसका RS नॉमेनक्लेचर जब पूछे, कभी भी आपसे पूछे, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे किधर आना है, ऐसे आपको एरो पास करना है, इस तरीके से एरो पास करना है, ठीक है, एक एरो पास करना है, ओके। और नंबरिंग देखो, इन दोनों में 1 नंबर, ओके, 2 नंबर, इन दोनों में किसी को 3 किसी को 4 माने, किसको, ये आपका होगा 3, ये क्या हो गया 4, ऐसे कर लीजिए। और अब क्या करोगे, 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है। और चूंकि जो फोर्थ ग्रुप है वो कहां पर माना जाएगा, दैट इज, इससे देखेंगे हम कि ये अबव द है, तो क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, एस आइसोमर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, दैट इज एक न्यूमेरिकल से। देखो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई क्या सबको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो बेटा। PDF मिल जाएगा सारा। चलो भैया, what is the observed rotation when 0
0.1 क्या है बेटा 0.1 कंसंट्रेशन है सोल्यूशन ऑफ R2 ब्यूटानॉल इज मिक्स विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.005 मोलर सोल्यूशन ऑफ रेसमिक 2 ब्यूटानॉल एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज टेकन इन ए सेल ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये देखो जो आप पढ़ते ना अल्फा इज इक्वल टू बी थीटा अपॉन सी इंटू एल, सी दिया एल दिया है, लॉन्ग ट्यूब इन ये पोलरीमीटर्स द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R2 ब्यूटानॉल इज इतना है ना। तो ऑब्जर्व पूछा है, तो देखो उधर द रेसमिक 2 ब्यूटानॉल हैज नो कंट्रीब्यूशन टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, को रेसमिक की वजह से क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है। सो द ऑब्जर्व रोटेशन विल बी ड्यू टू द इसकी वजह से R2 ब्यूटानॉल हो जाएगा भैया ओनली। तो रेसमिक ब्यूटानॉल हेल्प्स इन द डाइल्यूटिंग, इसकी वजह से केवल कंसंट्रेशन बढ़ेगा आप सोल्यूशन का। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन R2 ब्यूटानॉल का क्या हो जाएगा डाइल्यूशन के बाद, ये कितना है 0.05 है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 ब्यूटानॉल कितना होता है 74, आप निकाल सकते हैं आराम से। एल कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपका वॉल्यूम दे दिया गया है। तो कंसंट्रेशन कहां से निकलेगा, देखो इधर कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, दिया गया वेट हमारे पास है बच्चों 74 है और इनटू मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल हो जाता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल, 1 ml में निकाल लो आप। तो इतना ग्राम पर एमएल में हमारा हो गया कंसंट्रेशन। अल्फा ऑब्जर्व क्या होता है, अल्फा प्योर इंटू एल इंटू सी। अल्फा ऑब्जर्व क्या होता है, अल्फा प्योर इंटू एल इंटू सी। तो ये आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है 50 शब्दों। एक चीज और, आपसे ऑप्टिकल प्योरिटी पूछी जा सकती है, क्या ऑप्टिकल प्योरिटी भी पूछी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने बताया होगा आपको कि D माइनस एल अपॉन D प्लस एल इंटू 100 होता है, ठीक है। इसको इनांसोमेरिक एक्सेस भी कहा जाता है, क्लियर है। तो आज का सेशन वहीं पर एंड करेंगे, अभी इसका आपको सारा कुछ चीजें मिल जाएगी बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ सबातियर संडरसन बता दूं एक लाइन में, कुछ नहीं था, सबातियर संडरसन एक मेथड है। देखो जरा इसको, आप बताओ इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, या अगर मैं इसको निकिल मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ पास आउट करूं तो इसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो जल्दी, उसका मास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मास ज्यादा हो जाएगा उसका, सिंपल सी बात है ना। और जिसका मास ज्यादा होता है वो जम जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। तो ये लिक्विड है, ये गैस, इसका नाम है वेजिटेबल ऑयल। क्या नाम है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, है ना, क्लियर है। इस कन्वर्जन को ही बोलते हैं क्या, सबातियर सेंडर्स मेथड। इसमें होता क्या है, एक मेटल होता है निकिल का, इसके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं। इन फ्री वैलेंसीज पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है जाकर के फिजिकली एब्जॉर्ब होता है, और फिर जब डबल बॉन्ड इसके आसपास आता है, क्लोज में आता है, तो डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं इसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, यानी एडजॉर्सन होता है। जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो डी एडजॉर्सन हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। इस मैकेनिज्म को हमने पहले दिन ही पूछ लिया है, सारे बच्चों ने लिख के भेजा हुआ है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।